हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। हम इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने विजन IAS PD 365 में जो पहला हमारा मेन टॉपिक था इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हमने करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, राइट? ओके, नाउ हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम बहुत सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट? तो इस टॉपिक के अंदर हम काफी सारे करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार झा, स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस सेशन में। होप आपको पिछले कुछ सेशंस पसंद आए होंगे और ये वाला सेशन भी अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब करने की भी कोशिश कीजिए छोटी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज है हमारे लिए डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस। दोस्तों, हाल के कुछ समय में हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा पार्लियामेंट जो है एक जंगल की तरह बन गया है और वहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता, ठीक है, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं लिया जाता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके द्वारा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोले तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होते हैं, जो हेड करते हैं, ठीक है, जो कंडक्ट जो भी होता है कार्य हमारे लोकसभा के अंदर, उसको कौन हेड करते हैं? स्पीकर। उन्हें लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है, जो प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड मतलब हेड करना, ठीक है। और इसी तरीके से राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन, ठीक है। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है हमारे संविधान के अनुसार? वो हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बतानी है कि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको सैलरी किस पोस्ट की दी जाती है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाती है या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उनको सैलरी मिलती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया। देखिए, ये टॉपिक न्यूज में आज से नहीं है, ये टॉपिक न्यूज में पिछले 2-3 वर्षों से है और ये पहले भी न्यूज में रहा है, ठीक है। देखिए, न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो मॉनसून सेशन आपका बीता है, आपको पता है 3 सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है। उसमें जो मिड सेशन होता है, जो दूसरा सेशन होता है 3 में से, उसे हम बोलते हैं मॉनसून सेशन, ठीक है। और ये अभी तक के भारत के इतिहास का 3rd लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है। मतलब इसमें लोकसभा की अटेंडेंस कितनी देखी गई? 21%। 21% अटेंडेंस का मतलब, यदि मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं, 100 डेज लोकसभा को चलना था, इसमें से लोकसभा एक्चुअल में कितने डेज चली? ओनली 21 डेज। इसका मतलब लोकसभा की अटेंडेंस कितनी रही है पूरे सेशन के दौरान? सिर्फ 21%। क्लियर? और राज्यसभा के लिए ये 8th लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा। मतलब पिछले 20 वर्षों में, मतलब पिछले 2 दशकों में, 2 डेकेड्स में, ये राज्यसभा की 8th लीस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के मामले में। मतलब सिर्फ 28% दिन ही राज्यसभा चल पाई, ठीक है। आइए दोस्तों, इसके बारे में जरा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। तो देखिए, पार्लियामेंट में हमारे 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। इसमें जो बजट सेशन होता है मेरे दोस्तों, जहां बजट प्रेजेंट किया जाता है, आपको पता है बजट कौन से दिन प्रेजेंट किया जाता है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि 1 फरवरी की डेट जो बजट के लिए रखी गई है वो कब से रखी गई है, कौन से साल से, और उस साल से पहले बजट कौन से दिन प्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। इसके साथ आप मुझे एक और आंसर देंगे कमेंट में कि रेलवे बजट को कब मिलाया गया था हमारे आम बजट में, मतलब जनरल बजट के साथ, कौन से साल में, ठीक है। तो प्लीज दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, इससे आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए, ये जो बजट सेशन होता है ये लॉन्गेस्ट सेशन होता है, ठीक है, और जो विंटर सेशन होता है ये शॉर्टेस्ट सेशन होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या हमारे संविधान में, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात मेंशन्ड है कि हमारे पास 3 सेशन होंगे पार्लियामेंट के? जी नहीं। हमारे संविधान में क्या मेंशन्ड है? हमारे संविधान में यह बात मेंशन्ड है, जी मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी यह बात नहीं लिखी कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा है कि किसी भी 2 सेशन के बीच जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के 2 लगातार सेशंस के बीच
6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि 3 सेशन होंगे, लेकिन ये जरूर मेंशन है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 लगातार सेशंस के बीच। ओके, अब ये जो सेशन का बुलावा दिया जाता है, देखिए बुलावा दिया जाता है सेशंस के लिए, अपने आप नहीं आते, जो मेंबर्स होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो आमंत्रण है, ये जो बुलावा है, इसे बोलते हैं समन करना। ठीक है, बुलावा भेजा जाता है सबको। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये बुलावा दिया जाता है? आर्टिकल नंबर 85 के तहत। कहां दिया जाता है? आर्टिकल नंबर 85 के तहत। ओके, अब अच्छा, ये जो बुलावा है कि सेशन को बुलाया जाएगा, पार्लियामेंट का सेशन, ये कौन देता है? ये बुलावा दिया जाता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर है मेरे दोस्त? बुलावा किसकी तरफ से दिया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप बोलेंगे सर हमने तो सुना है कि प्रेसिडेंट की तरफ से आता है बुलावा। बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मेरे दोस्त प्रेसिडेंट तो एक कठपुतली की तरह काम करते हैं सरकार की। वो जो मेन डिसीजन होता है ना बुलावा का, वो सरकार का होता है। सरकार के निर्देशानुसार प्रेसिडेंट बस अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं बुलावा प्रस्तुत करने की। तो बुलावा भेजने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन एक्चुअल में जो बुलावा दिया जाता है वो गवर्नमेंट के डिसीजन पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट के अंदर कौन सी कमिटी लेती है? तो कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमिटी होती है ना कैबिनेट कमिटी, वो डिसीजन लेती है कि कब सेशन को बुलाया जाएगा। क्लियर? आपने देखा होगा इस कोरोना काल में सेशंस बहुत ज्यादा इररेगुलर हुए हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा कि सेशन को कब बुलाना है ना? तो वो डिपेंड करता है कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो याद रखना, गवर्नमेंट की इस कमिटी पे डिपेंड करता है। और फाइनल फॉर्मेलिटी कौन करते हैं बुलाने की? प्रेसिडेंट करते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए, एमपी को समन किया जाता है प्रेसिडेंट के नाम पर, और समन करता कौन है? गवर्नमेंट समन करती है, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पर। तो इसका मतलब बिल किसके नाम पर फाड़ा जा रहा है? प्रेसिडेंट के नाम पर। ठीक है, लेकिन असलियत में बुला कौन रहा है? गवर्नमेंट बुला रही है। क्या गवर्नमेंट डायरेक्टली बुलाती है या गवर्नमेंट का एक मेंबर? नहीं, एक पूरी कमेटी होती है जो डिसीजन लेती है कि कब बुलाना है। ठीक है, और डिसीजन कमेटी का नाम क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपको मुझे ये बताना है इस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर कौन है? प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। इंडिया डज नॉट हैव फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। बिल्कुल सही है, कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इस महीने के इस दिन को ही मिलना है इस सेशन के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बाई कन्वेंशन मतलब एक परंपरा चली आ रही है। क्या चली आ रही है परंपरा? कि फरवरी में यूजुअली हम रखते हैं क्या? अपना बजट सेशन फरवरी में, है ना। लगभग जून जुलाई में हम रखते हैं अपना मॉनसून सेशन, और लगभग अक्टूबर नवंबर में हम रखते हैं अपना विंटर सेशन। तो ये एक परंपरा चली आ रही है, वरना ऐसा सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमारे संविधान में प्रॉपर डेट या टाइम मेंशन्ड है अलग अलग सेशंस के लिए? तो जी नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, बस इतना बोला गया है कि हर 2 लगातार सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स है हमारे पास। इन की टर्म्स की जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म है एडजर्नमेंट। तो देखिए, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिनेडाई, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों टर्म आप देख रहे हैं ना, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिनेडाई, एक्चुअल में ये दोनों के दोनों जो काम है ये कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और मैंने आपको बताया है कि लोकसभा को कौन प्रिसाइड करते हैं? स्पीकर। और राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करते हैं? चेयरमैन। बोले तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके। अब तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्नमेंट करते हैं, लेकिन सर एडजर्नमेंट होती क्या है? आपने अक्सर फिल्मों के अंदर सुना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस, वो क्या बोलते हैं? द कोर्ट इज एडजर्न्ड टुडे। मतलब आज के लिए कोर्ट की सुनवाई स्थगित की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पार्लियामेंट की बैठक को टर्मिनेट करते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या फिर कुछ हफ्तों के लिए, और ये बताते हैं कि अगली बैठक कब होगी। ध्यान से सुनना, यदि आप पार्लियामेंट के सेशन को कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए टर्मिनेट करते हैं या सस्पेंड करते हैं और ये बताते हैं कि अगली बैठक कब होगी, उसे बोलेंगे हम एडजर्नमेंट। क्या बोलेंगे उसे हम? एडजर्नमेंट। लेकिन यही काम यदि आप बिना बताए करते हैं, मतलब
आप ये नहीं बताते कि अगली बैठक कब होगी, मतलब अनिश्चित काल के लिए आपने क्या कर दिया, बैठक को टर्मिनेट कर दिया। आप अगली बैठक की डेट बताते ही नहीं, ठीक है। उस केस में क्या बोलेंगे हम, एडजर्नमेंट सिने डाई। क्या बोलेंगे, एडजर्नमेंट सिने डाई। तो आपको कोई बोले एडजर्नमेंट या फिर एडजर्नमेंट सिने डाई का अधिकार किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, उसे हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। क्या बोलते हैं हम, प्रोरोगेशन। तो देखिए दोस्तों, जो ये प्रोरोगेशन है और ये डिसोल्यूशन है, पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन ये दोनों का अधिकार किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास नहीं होते, ये प्रेसिडेंट के पास होते हैं ये अधिकार। क्लियर है मेरे दोस्त। अब देखिए, आपका जो सेशन समाप्त करने का जो अधिकार है, मतलब किसी भी सेशन की बैठक समाप्त, मतलब अब वो सेशन कंटिन्यू होगा, अब हम सीधा अगले सेशन में मिलेंगे। तो सेशन की बैठक का अंत को क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं। और ये अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अब नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, आपको पता है कि हमारी जो लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए चुन के आती है। मतलब जब सरकार बनती है तो लोकसभा में मेजॉरिटी जिसके पास होती है वही सरकार बनाता है। तो 5 साल के लिए लोकसभा होती है यूजुअली, लेकिन लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। वो कब किया जा सकता है, कंडीशंस हैं। यदि समय समय पर सरकार का टेस्ट होगा, कैसे होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा। ऑपोजिशन लेकर आती है एक मोशन। मोशन क्या होता है, एक प्रस्ताव होता है, ठीक है। प्रस्ताव लेकर आएगी ऑपोजिशन और ये चेक करेगी कि क्या सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं। यदि सरकार समय पर प्रूव कर देती है कि हाँ उसके पास आधे से ज्यादा मेंबर मेजॉरिटी में हैं लोकसभा के अंदर, तो फिर वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास नहीं होता। और यदि सरकार ये प्रूव नहीं कर पाई तो सरकार वहीं गिर जाएगी और लोकसभा भंग हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी लोकसभा की लाइफ ही खत्म हो गई। जो लोकसभा 5 साल के लिए थी, ठीक है, यदि वो जनरल चलती है तो 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाएगी। और यदि सरकार बीच में ही स्थगित हो जाती है या सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो वो समय से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। तो याद रखना, लोकसभा की पूरी लाइफ का समापन डिसोल्यूशन कहलाता है, जबकि एक सेशन का समापन प्रोरोगेशन कहलाता है। जबकि एक सेशन को कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए बीच में रोकने को एडजर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन करने का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन याद रखना, मैंने क्या बोला आपको, प्रेसिडेंट मात्र एक कठपुतली है, किसकी, गवर्नमेंट की। पीछे से सारा काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। क्लियर है मेरे दोस्त। और गवर्नमेंट में भी मेजॉरिटी पावर किसके पास होती है, कैबिनेट के पास। कैबिनेट कुछ मंत्री, कुछ जो हाई पोर्टफोलियो के मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, तो जो बहुत ही हाई पोर्टफोलियो के मंत्री होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स जिनके पास होते हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेस क्या होता है मेरे दोस्त। देखिए, बचपन से यदि आपने स्कूल ढंग से अटेंड किया हो और यूजुअली यदि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो तो आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा। इसको हम बोलते हैं रिसेस। क्या बोलते हैं हम इसे, रिसेस वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, रिसेस। तो रिसेस क्या होता है, रिसेस होता है गैप। गैप, जैसे खाने के टाइम को हम क्या बोलते थे, रिसेस बोलते थे। ऐसे ही यहां पर जब आपने प्रोरोग कर दिया एक सेशन को, इसका मतलब सेशन वहीं समाप्त हो गया, तो दोबारा अगले सेशन में मिलोगे ना, तो एक सेशन के समापन से लेकर अगले सेशन के शुरुआत होने तक के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, रेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस गैप को, रेसेस बोलते हैं। क्लियर। होप आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए होंगे, आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट हम अगले न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड। न्यूज में क्यों रहा यह टर्म, आइए देखते हैं न्यूज में क्यों रहा। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, ठीक है। किसको फटकार लगाई है, एक्चुअल में लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है, लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को फटकार लगाई है और उनसे रिप्लाई मांगा है। रिप्लाई किस बात का मांगा है कि आप प्लीज ये हमें आंसर कीजिए कि आखिर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट क्यों खाली है 2 साल से लोकसभा में। आपको दोस्तों पता होना चाहिए, पिछले 2 सालों से लोकसभा के अंदर डिप्टी स्पीकर कोई भी नियुक्त नहीं किया गया है। तो इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी के पिटीशन पे, देखो पिटीशन तो कोई भी दायर कर सकता है, तो किसी बंदे ने पिटीशन डाली कि भाई आंसर दिया जाए कि पिछले 2 सालों से डिप्टी स्पीकर की पोस्ट क्यों खाली है लोकसभा में। तो
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को देखते हुए लोकसभा सेक्रेटेरिएट से रिप्लाई मांगा है कि भैया बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि डिप्टी स्पीकर की बात हुई है, डिप्टी स्पीकर न्यूज में है, और डिप्टी स्पीकर यदि न्यूज में है मेरे दोस्तों, इसका मतलब बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड कुछ बातें जानें। आइए, सबसे पहली बात, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा की। मतलब यदि किसी कारणवश स्पीकर एब्सेंट है या स्पीकर की तबीयत खराब है, ठीक है, या फिर स्पीकर की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो कुछ समय के लिए डिप्टी स्पीकर स्पीकर का कार्यभार संभालेंगे और वो प्रिसाइड करेंगे लोकसभा की बैठक के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, स्पीकर का जो ऑफिस है जब भी खाली, मैंने आपको बता दिया, तो उस समय पर ड्यूटीज कौन संभालते हैं? डिप्टी स्पीकर। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 94 में यह बोला गया है कि स्पीकर हमेशा किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? लिखित में डिप्टी स्पीकर को। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, इसको मार्क कर लीजिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए इस पॉइंट के। आर्टिकल नंबर 94 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 94? कि स्पीकर हमेशा अपना रेजिग्नेशन लिखित में देगा। किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। यह बात संविधान में लिखी गई है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आर्टिकल 93, ठीक इससे पहले वाले आर्टिकल में क्या बोला गया है कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके अपने में से ही, लोकसभा के अंदर से ही 2 मेंबर चुनने होंगे, पहला स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर। मतलब जितना जल्दी हो सके, जैसे ही लोकसभा की शुरुआत होती है, अपने अंदर से ही, अपने ही मेंबर्स के अंदर से उनको 2 लोगों का चुनाव करना है, पहला स्पीकर और दूसरा डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। यूजुअली देखो दोस्तों, क्या देखा गया है कि जो स्पीकर होता है ना, वो रूलिंग पार्टी का होता है, मतलब जिनके पास मेजॉरिटी है, उन्हीं में से एक मेंबर स्पीकर बनता है। और जो डिप्टी स्पीकर होता है ना, वो यूजुअली जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, उसका बंदा होता है। ठीक है, यह बात याद रखना। लेकिन ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, ये बाय कन्वेंशन आज तक देखा गया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप स्पीकर का इलेक्शन जब करवाओगे तो जिसके पास मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, उसी का बंदा तो ऑब्वियस सी बात है चुनकर आएगा स्पीकर के पोस्ट पे। तो स्पीकर के पोस्ट पे ज्यादातर या फिर हमेशा मेजॉरिटी जिसके पास होगी, मतलब जिसकी सरकार बनेगी, उसी का बंदा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन इलेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 93। देखो भाई कि कितना समय लगना चाहिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, यह बात कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। मतलब यह तो बोला गया है कि इलेक्शन होगा, लेकिन किस समय के दौरान होगा, कि कितने दिन के दौरान में आपको ये इलेक्शन कर लेना है, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। क्लियर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5 दिन में ही आपको इलेक्ट करना है, 10 दिन में ही इलेक्ट करना है। क्लियर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आर्टिकल नंबर 93 में मेंशन नहीं है। ओके, तो फिर सर ये बताइए, ऐसे यदि सर रूल नहीं होगा तब तो स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है ना ही हो, टालते चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट डेट फिक्स करते हैं किसकी? इलेक्शन ऑफ स्पीकर की। अच्छा मेरे को दोस्तों एक बात बताओ, मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ और एक सरकार बन गई। मान लीजिए 2019 में बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई। ओके फाइन, 2019 में जब सरकार बनी तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि तुरंत सरकार बनी और तुरंत स्पीकर का इलेक्शन हो जाए? नहीं होता। तो मेरे को यह बताओ कि जब तक प्रेसिडेंट डेट फिक्स करते हैं स्पीकर के इलेक्शन की और यहां पर इलेक्शन में विनर घोषित हो चुका है, इस बीच में लोकसभा के अंदर जो भी काम होता है इसको हेड कौन करते हैं? आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बात लिखकर बताइए कि जब तक स्पीकर के इलेक्शन का डेट या फिर जब तक स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए, ठीक है, उस दौरान, उस टाइम के दौरान कौन हेड करता है लोकसभा की बैठक को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्पीकर फिक्सेस द डेट ऑफ, अब देखो प्रेसिडेंट ने किसकी इलेक्शन का डेट फिक्स किया? स्पीकर की। स्पीकर किसकी इलेक्शन का डेट फिक्स करेगा? डिप्टी स्पीकर। तो दोस्तों ये बात याद रखना, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का डेट प्रेसिडेंट फिक्स नहीं करते। कौन फिक्स करता है? स्पीकर फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है? स्पीकर फिक्स करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए 11वें लोकसभा से आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा लोकसभा चल रहा है। चलिए, तो 11th लोकसभा से लेकर अभी तक, ठीक है, क्या है? एक कंसेंसस है। कंसेंसस मैंने आपको बता दिया कि स्पीकर यूजुअली कौन सी पार्टी का होता है? रूलिंग पार्टी का। और डिप्टी स्पीकर कौन सी पार्टी का होता है? मेन ऑपोजिशन पार्टी। मैंने बोला ऑपोजिशन में कई पार्टियां हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होगी ना, उसके बंदे को ही डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दी जाती है। और यह प्रैक्टिस कब से देखी गई है? 11वें लोकसभा से। ठीक है, ओके, ये कौन सी लोकसभा चल रही है? दिस इज 17th लोकसभा।
ये अभी जो लोकसभा चल रही है ये 17th लोकसभा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए टर्म ऑफ ऑफिस, डिप्टी स्पीकर की चर्चा हो रही है मेरे दोस्त, याद रखना। तो ऑफिस का टर्म देख लेते हैं। स्पीकर की ही तरह डिप्टी स्पीकर भी अपने ऑफिस में कब तक रहेंगे? जब तक लोकसभा की लाइफ हो। माय डियर, ये जो 5 साल है ये जरूरी नहीं, मैंने क्या बोला, लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। केस क्या है? केस ये है कि यदि सरकार मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा हाउस के अंदर। कौन लेकर आएगा? ऑपोजिशन लेकर आएगा, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। मतलब नो कॉन्फिडेंस मतलब सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। किसका? मेजॉरिटी का। लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं उनका यदि इस प्रेजेंट सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा मेजॉरिटी से, और पास हो गया मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स का भरोसा इस सरकार पे नहीं है, सरकार गिर जाएगी। और यदि पास नहीं हो पाया मतलब मेजॉरिटी मेंबर सरकार के फेवर में है, सरकार चलती रहेगी। तो समय समय पर सरकार का ये लिटमस टेस्ट होता रहता है, और जो सरकार 5 साल पूरी झेल गई वो बेस्ट सरकार कहलाएगी, ऑब्वियस सी बात है। यूजुअली क्या देखा गया है, जिस सरकार के अंदर एक सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है वो सरकार यूजुअली टिकेगी, क्योंकि उसमें से कोई मेंबर बिखर के नहीं जाएगा। लेकिन जो गठबंधन में सरकार बनी होगी वो बड़ी मुश्किल से कुछ पार्टी जोड़ के, तो वहां कोई भी पार्टी किसी भी वक्त 5 साल में अलग हो सकती है आपसे। जैसे इस समय जो पाकिस्तान है उसमें इमरान खान की जो सरकार है उसकी अपनी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, गठबंधन में मेजॉरिटी है उनके पास। 176 सीटें हैं उनके पास गठबंधन में, ठीक है। तो यदि वो गठबंधन टूट गया, वहां पर 172 सीट्स चाहिए होती है, वहां 342 सीट्स हैं उनके नेशनल असेंबली में, उसमें 342 में से उनको सीट्स कितनी चाहिए होती है? 172। तो गठबंधन में उनके पास 176 है। लेकिन यदि जो आपकी इमरान खान की खुद की पार्टी है उसको देखा जाए तो उनके पास जस्ट 155 सीट्स हैं, जो अकेली पार्टी के लिए मेजॉरिटी साबित करने के लिए पूर्ण रूप से रेडी नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रिमूवल की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए डिप्टी स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन लाकर। ये रेजोल्यूशन को पास करना होगा मेजॉरिटी से। कैसी मेजॉरिटी मेरे दोस्त? देखिए ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, मतलब उस समय पर, जिस समय ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है उस समय पर लोकसभा के अंदर जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी। ऐसी मेजॉरिटी क्या कहलाती है माय डियर? जो किसी भी गिवन समय पर जो लोकसभा में मेंबर्स हों उनकी मेजॉरिटी क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी। कौन सी मेजॉरिटी बोलते हैं हम? सिंपल मेजॉरिटी। मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वहां पर, ठीक है भाई, जितने लोग प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी, क्लियर? इसे बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोटिंग भी होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो बजट कमेटी के चेयरमैन होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो बजट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, क्योंकि देखो बजट कमेटी के ऊपर डिप्टी स्पीकर, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अक्सर कौन संभालता है? मेन ऑपोजिशन पार्टी का बंदा। अब मेरे को यार छोटी सी बात बताओ, दिमाग लगाओ, इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे ऐसा क्यों करा, ये प्रैक्टिस क्यों है कि बजट कमेटी का चेयरमैन डिप्टी स्पीकर ही बनेगा? डिप्टी स्पीकर मतलब ऑपोजिशन पार्टी का जो हेड है वो बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट कौन पास करवाता है? सरकार पास करवाती है। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, यदि सरकार की कोई मिनिस्ट्री जरूरत से ज्यादा पैसा डिमांड करती है, सपोज कीजिए नितिन गडकरी जी की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यदि वो जरूरत से ज्यादा पैसा डिमांड करती है तो क्या ऑपोजिशन, क्या लोकसभा उसे खुलेआम, बजट कमेटी जो है क्या उसे खुलेआम वो पैसा दे देगी? ऑब्वियसली नहीं। पूरी जांच पड़ताल होगी, देखा जाएगा कि हाँ क्या जो पैसा मांगा जा रहा है वो सच में अलॉट करना चाहिए या नहीं। तो इस पूरी जजमेंट को यदि सरकार का कोई बंदा देखेगा तो वो तो तुरंत पास करवा देगा, है ना भाई। इसीलिए इस पूरी जांच पड़ताल को निष्पक्ष रूप से करने के लिए कि सरकार कहीं कोई घोटाला या कोई धांधली ना कर ले, कोई करप्शन ना हो जाए, जरूरत से ज्यादा पैसा ना चला जाए सरकार के हाथों में, उतना ही पैसा जाए जितना डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। इसीलिए इस पर निगरानी रखने के लिए ऑपोजिशन पार्टी का बंदा होना जरूरी है। इसीलिए बजट कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया है? डिप्टी स्पीकर, जो कि हेड होता है किसका? ऑपोजिशन पार्टी का। ओके चलिए, और ये अप्रूव करते हैं किसको? जो सेक्रेटेरिएट से बजट प्रपोजल्स आते हैं, अलग अलग सेक्रेटेरिएट से जो बजट प्रपोजल्स आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रोड्स में जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे, उनकी तरफ से प्रपोजल जो आएगा उस प्रपोजल के ऊपर फाइनल अप्रूवल देने का काम बजट कमेटी के चेयरमैन करेंगे, बोले तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। क्लियर है मेरे दोस्त?
ठीक है, ओके। तो एक बार ये अप्रूवल दे दिया, किसने दे दिया अप्रूवल? डिप्टी स्पीकर ने। तब ये जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ठीक है भाई, जनरल बजट में प्रस्तुत होने के लिए। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास फाइनली जाएगा कि जनरल बजट में इसे शामिल कर लिया जाए, समझे भाई? तब उसके लिए पैसा एलोकेट होगा आपको, या तो इसलिए देख रहे हो पैसा एलोकेट करने में ऑपोजिशन का कितना बड़ा रोल है, और यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। चलिए नेक्स्ट, अब आइए, क्योंकि हम डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं तो क्यों ना वाइस प्रेसिडेंट की भी लगे हाथ बात हो जाए। और मैंने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी, क्या थी वो बात मैंने ये बताई आपको कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब दोस्तों ये जो वर्ड है ना एक्स ऑफिशियो, इस वर्ड का क्या मतलब है, ध्यान से देखना। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है आपको ऑफिस किसकी मिली थी? वाइस प्रेसिडेंट की, लेकिन आप अपने ऑफिस के अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस संभाल रहे हैं। कौन सा? राज्यसभा के चेयरमैन का। इसे बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब आप अपने यदि मेन कार्यभार के अलावा कोई और ऑफिस संभालते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो आपको ये वर्ड से संबोधित किया जाएगा एक्स ऑफिशियो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे देश के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस, पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस, इनके भी हेड हैं, तो उन्हें एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। क्लियर? नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हें एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, डिप्टी चेयरमैन, उसकी पोस्ट के बारे में चर्चा कहां की गई है मेरे दोस्त? आर्टिकल नंबर 89 में। तो याद रखना, डिप्टी स्पीकर जो होता है ना लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर, उसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है ना राज्यसभा का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लेकर घूमता है आर्टिकल नंबर 89 में। और डिप्टी चेयरमैन कहां से इलेक्ट किया जाता है? राज्यसभा के मेंबर्स से इलेक्ट किया जाता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, क्या वो राज्यसभा के मेंबर्स में से होता है? नहीं, कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। क्लियर है? राज्यसभा के मेंबर्स में से कौन चुना जाता है? डिप्टी चेयरमैन। क्लियर है मेरे दोस्त? जबकि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के दोनों चुने जाते हैं, किससे? लोकसभा के मेंबर्स के बीच से। क्लियर? अब आर्टिकल नंबर जो 178 है, आर्टिकल नंबर 178 ये बताता है कि इलेक्शन होगा किसका? स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो याद रहे ये स्टेट की चर्चा हो रही है माय डियर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की चर्चा कहां है? पार्लियामेंट की बात हो रही है, लोकसभा की। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की चर्चा कहां पर है? आर्टिकल नंबर 93 में है। किसमें है? आर्टिकल नंबर 93 में। जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट का, इसकी चर्चा कहां है? 178 में है। किसमें है? 178 में। और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की चर्चा कहां पर है? आर्टिकल नंबर 89 में है। क्लियर? इन आर्टिकल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा दोस्त। ठीक है, अब जो ये इंस्टीट्यूशन है ना स्पीकर का, ये जो पोस्ट है ना स्पीकर की पोस्ट, आखिर ये पोस्ट का जन्म कहां होता है? तो देखिए सन 1921 में पहली बार इस पोस्ट का जन्म होता है। 1921 में कैसे? देखिए आपको पता है सन 1919 में एक रिफॉर्म आया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसे बोलते हैं। यदि आपको याद हो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें जो मोंटेग्यू थे ये उस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट थी। कहां? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक स्पेशल कैबिनेट मिनिस्टर था जो इंडिया के अफेयर्स को देखता था, सिर्फ इंडिया के अफेयर्स को। उसे बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इस पोस्ट का जन्म कब हुआ था? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जिसे जहां पर पहली बार क्राउन ने पहली बार इंडिया का कार्यभार संभाला था। और जो चेम्सफोर्ड वो उस समय भारत के वाइसराय थे। क्या थे उस समय? भारत के वाइसराय। तो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब पारित किए गए थे, इसी के अंदर स्पीकर के पोस्ट की चर्चा हुई थी। और फाइनली 1921 में जाकर 2 साल बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर स्पीकर के पोस्ट का गठन कर दिया गया। समझे माय डियर? अब 1921 से पहले क्या होता था सर? क्या स्पीकर जब नहीं था तब क्या होता था? तो 1921 से पहले जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, वही प्रिसाइड करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। मतलब हेड कौन करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की सिटिंग्स को? वो करते थे गवर्नर जनरल। कौन करते थे? गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा और डिप्टी स्पीकर। तो आइए कुछ रूल्स देख लेते हैं जो रिलेटेड है किससे, डिप्टी स्पीकर से, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर, तो हम पूरे डेप्थ में एनालाइज करेंगे। देखिए, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है ना और कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, इसमें रूल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारे रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो करंट अफेयर्स में होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है इसका, कि ये स्पीकर पर छोड़ दिया जाता है कि वो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कब कराना चाहता है। मैंने देखो क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि प्रेसिडेंट डेट फिक्स करते हैं स्पीकर के इलेक्शन का, और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है, स्पीकर। तो स्पीकर के पास जो ये अधिकार है कि वो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का डेट फिक्स करे, ये अधिकार उसको कहां से मिला है? क्या ये अधिकार संवैधानिक है? नहीं, ये अधिकार उसे संविधान से नहीं मिला, ये अधिकार उसे लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर से मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि 10 मेंबर का पैनल बनाया जाएगा चेयरपर्सन का, 10 मेंबर का पैनल बनाया जाएगा चेयरपर्सन का, और ये 10 के 10 मेंबर को नॉमिनेट कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? स्पीकर। तो बोल रहे सर ये 10 मेंबर का पैनल क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर दोनों के दोनों किसी कारणवश एब्सेंट हो जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो दोनों के दोनों यदि किसी कारणवश एब्सेंट हो जाते हैं तो इन 10 मेंबर में से, ध्यान रखना, इन 10 मेंबर में से ही एक बंदा हेड करेगा। क्लियर है भाई बात? एक बंदा क्या करेगा? हेड करेगा, ठीक है। तो उसको ये पावर दी गई है, ठीक है, उसको ये पावर दी गई है कि वो ड्यूटीज संभालेगा, किनके? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अब ये न्यूज में क्यों है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी न्यूज में क्यों है? तो देखिए, सेंटेनियल सेलिब्रेशंस, मतलब 100 साल पूरे हो चुके हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, मैं बता रहा हूं। 100 साल पूरे होना जब किसी भी चीज की, तो आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं यूपीएससी का या फिर किसी स्टेट सर्विसेज का भी, तो ध्यान देना, कोई भी ऐसी चीज जो 100 ईयर्स या 50 ईयर्स या 25 ईयर्स पूरी करती है और उसका सेलिब्रेशन बड़े लेवल पे मनाया भी जाए, तो समझ लेना वो न्यूज में आने के काबिल है। क्लियर? अब देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, तो आइए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ये हमारे देश में फाइनेंस के ऊपर बनने वाली सबसे पुरानी कमेटी है। इट इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस के लिए बनाई गई है वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसको पहली बार इसका गठन कब किया गया था मेरे दोस्त? 1921 में किया गया था। और कौन से एक्ट के अंदर प्रोविजंस थे इस कमेटी का गठन करने के लिए? 1919। तो दोस्तों, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में 2 चीजें पता चल गई हैं अभी तक। क्या? बिना हिस्ट्री पढ़े हमने अभी तक ये जाना कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक तो कौन सी पोस्ट थी हमारे पास? स्पीकर की पोस्ट थी, और 1921 में स्पीकर की पोस्ट को फाइनली इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और दूसरा क्या है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के ऊपर बनाई जाएगी। कौन सी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्लियर है भाई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट, आइए मेंबर्स की चर्चा कर लेते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से। इस कमेटी के अंदर 22 मेंबर होते हैं टोटल। 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। दोस्त मेरे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बाकी एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, भर भर के सवाल आते हैं इससे, लेकिन इस बार आपके यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 साल पूरे किए हैं इस कमेटी ने। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकर के पास ये पावर होती है कि वो चेयरमैन अपॉइंट करेगा इस कमेटी का इन्हीं 22 मेंबर्स के बीच से। क्लियर? तो पहले तो ये 22 मेंबर चुने जाएंगे, ठीक है, और इन्हीं 22 मेंबर में से फिर अपॉइंट किया जाएगा। याद रहे, इन 22 मेंबर के बीच इलेक्शन नहीं होता हेड करने के लिए। इन 22 मेंबर में से किसी एक को स्पीकर के पास पावर है कि वो अपॉइंट करेगा। तो याद रहे, इसके चेयरमैन के लिए इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होती है, और वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो स्पीकर की बहुत सारी पावर्स में से एक पावर भी है। ठीक है।
ओके, सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 साल, देखो इन जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि 100 साल पूरे हुए हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। WM हेली वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और जो भूपेंद्र नाथ मित्र हैं, ये पहले भारतीय प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ओवरऑल कौन थे? WM हेली, जो कि एक ब्रिटिशर थे। और फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो वह थे भूपेंद्र नाथ मित्र, ठीक है। और लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे आजादी से पहले? वो थे लियाकत अली खान। दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ना, उसमें भी लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट मिली थी, ठीक है। तो लियाकत अली खान इस कमेटी के क्या थे? लास्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंस से पहले। ओके, अब 1966 से 67, ये वाला जो साल था 1966-67 का, इससे पहले क्या होता था मेरे दोस्त, कि जो चेयरमैन होती थी इस कमेटी की, वो यूजुअली रूलिंग पार्टी से बिलोंग करती थी। मतलब जो पार्टी सत्ता में है, जो पावर में है, उसी पार्टी का बंदा जो है वो चेयरमैन होता था यहाँ पर, ठीक है। 1966-67 तक यही होता था। लेकिन 67 के बाद से एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि जो चेयरमैन होगा ना, वो ऑपोजिशन से लिया जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी है, और यहां पर जितनी भी पैसे से रिलेटेड चीजें हैं उस पर निगरानी रखी जाती है। तो सोचो, यदि पैसे से रिलेटेड चीजें में निगरानी रखने का काम यदि सरकार के ही किसी बंदे को दे दिया जाए, तो फिर आपको लगता नहीं है कि घोटाला होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए 1967 के बाद से और यूजुअली देखा गया है कि जो चेयरमैन होता है इस कमेटी का, वो ऑपोजिशन का ही कोई बंदा होता है। अब आइए फंक्शन की बात कर लेते हैं इस कमेटी की। इस कमेटी के काम क्या क्या है? तो देखो, पार्लियामेंट हर साल बनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बनती है ये कमेटी। कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। ओके, किस लिए बनाती है? तो जांच पड़ताल करने के लिए। किस चीज की जांच पड़ताल? आइए, अकाउंट्स। देखो भाई, आपको पता है, आप भी अपने घर में दिन भर का एक दुकानदार होता है, वो देखता है आज मैंने कितनी बिक्री की, कितनी मेरी कमाई हुई, तो एक मेंटेन करता है ना, लेजर, बिल मेंटेन करता है ना, बुक मेंटेन करता है, जिसमें अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखता है। जैसे आपने खाता बुक, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म सुना होगा जिसकी MS धोनी ऐड भी करते हैं, खाता बुक। तो इसी तरीके से जैसे आप अपने घर में या छोटे बिजनेस के लिए मेंटेन करते हैं ना अकाउंट, ऐसे ही पूरी कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके लिए जो पैसा खर्च होगा, तो जो पैसा अलॉट हुआ है, पैसा कहाँ खर्च हुआ, कितना पैसा आया गवर्नमेंट के पास, वो सारे अकाउंट्स की एग्जामिनेशन, जांच पड़ताल कौन करेगा? कौन करेगा मेरे दोस्त? यही कमेटी करेगी। कौन करेगी? यही कमेटी की। खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट, एनुअल फाइनेंस अकाउंट जो होती है, पूरे साल का लेखा जोखा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, उसकी भी जांच पड़ताल कौन करेगी? पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, ठीक है। ओके, सच अदर अकाउंट। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, ये पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी जो है, क्या ये खुद डायरेक्टली जांच पड़ताल करती है? नहीं, ये CAG की रिपोर्ट को एनालाइज करती है। CAG कौन? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का लेखा जोखा देखते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, और इस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है, ठीक है। एग्जामिन करने के बाद वो फिर इसे टेबल करती है, कहां पर? लोकसभा के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सच अदर अकाउंट्स और बाकी सारे अकाउंट जो पार्लियामेंट के आगे रखे जाते हैं, इस कमेटी के आगे, पार्लियामेंट इस कमेटी को सौंपती है। यदि बाकी कोई अकाउंट भी सौंपती है, तो इस कमेटी का वो काम है कि हाँ, कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी है या सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें उसकी अकाउंट की भी जांच पड़ताल ये करेगा। यदि पार्लियामेंट को जरूरी लगता है कि करना चाहिए तब, मतलब ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है। मेन तो यही दो हैं, मेन अधिकार तो यही दो हैं। लेकिन यदि पार्लियामेंट को किसी भी समय पर ऐसा लगता है कि कोई ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बॉडी गवर्नमेंट की, उसमें कोई घोटाला हो रहा है, तो उसके अकाउंट का भी जांच पड़ताल करने का अधिकार पार्लियामेंट इस कमेटी को दे सकता है। जैसे NTPC, NHPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना। जैसे IITs हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब जिसमें आधा गवर्नमेंट का हाथ होता है और आधा प्राइवेट सेक्टर का या फिर NGO का हाथ होता है, तो वहां पर भी यदि कोई अकाउंट की जांच पड़ताल करनी हो तो इस कमेटी को सौंपा जा सकता है। कौन सौंपेगा? लेकिन पार्लियामेंट सौंपेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ दोज ऑफ, अभी मैंने बताया ना, PSUs जो होती हैं, NTPC, BHEL हो गई, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, जो इस कमेटी के परव्यू में आती हैं, ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर एग्जम्प्टेड। मतलब देखो भाई,
एक कमेटी होती है अलग से, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ध्यान से समझना, एक अलग से कमेटी होती है। जैसे एक कमेटी है ना ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऐसे हमारे पास और भी कई कमिटीज होती हैं जो पार्लियामेंट में फॉर्म होती हैं। इसमें से एक कमेटी होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मान लो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कोई गवर्नमेंट कंपनी है जैसे बीएसएनएल के अकाउंट की जांच पड़ताल ऑलरेडी इसमें चल रही है इस कमेटी के थ्रू, तो फिर बीएसएनएल की जांच पड़ताल अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जांच पड़ताल एक दूसरी कमेटी कर रही है। क्लियर है मेरे दोस्त, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज जो जुड़ी हुई हैं किससे, पब्लिक फाइनेंस और गवर्नमेंट के खर्चों से। पब्लिक फाइनेंस और गवर्नमेंट के खर्चों से रिलेटेड सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं है, और भी कुछ कमिटीज हैं। आइए उन कमिटीज की भी चर्चा एक बार कर लें। सबसे पहला है एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी। तो याद रहे 1950 में इस कमेटी का गठन किया गया था। क्यों किया गया था, यह भी जांच पड़ताल करती है किन चीजों की, एस्टीमेट का। किस चीजों का एस्टीमेट, देखो आपको पता है जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जाता है। तो सोचो यदि मैं अगले एक साल का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं तो मैं एस्टीमेट लगाऊंगा ना यार कि मेरा अगले साल इतना खर्चा हो सकता है। और एस्टीमेट कैसे लगता है, पिछले एक साल के खर्चे को देखते हुए एस्टीमेट लगाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये एस्टीमेट गलत भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 फरवरी 2019 को हमने बजट अनाउंस कर दिया, लेकिन हमें क्या पता था कि कोविड आ जाएगा और बुरी तरीके से हमारा जो अगले साल का बजट है पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। मतलब हमने जो बजट में सोचा था कि अगले साल 2019-20 में ये हम खर्चा करेंगे और यहां से गवर्नमेंट की कमाई होगी, वो तो सब अस्त व्यस्त हो गया, सब चौपट हो गया, क्योंकि 24 मार्च से 2019 से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। सॉरी 2020 से 24 मार्च 2020, तो सब चौपट हो गया। क्लियर है, तो हम कभी भी ये जज नहीं कर सकते कि अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन बजट में एक एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाता है कि ये लगभग लमसम खर्चा होगा। ठीक है, एंड सजेस्ट, तो जो एस्टीमेट गवर्नमेंट ने बजट में दिए है ना, उस एस्टीमेट को एग्जामिन कौन करेगा, एस्टीमेट्स कमेटी, नाम से ही पता लग रहा है। और ये सजेस्ट करता है इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पब्लिक के ऊपर क्या क्या खर्चा करनी चाहिए, रोड बननी चाहिए, हॉस्पिटल्स बननी चाहिए, स्कूल्स बननी चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए। ठीक है, तो इन सब की इकोनॉमीज, इन सब के खर्चे को कौन सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी बोलेगी कि देखिए इतने हॉस्पिटल्स हमको खोलने हैं, इतना खर्चा आ सकता है। तो सरकार की मदद करती है ये एस्टीमेट कमेटी ये बताने में कि कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, अच्छा ओरिजिनली 1956 से पहले इसमें 25 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 1956 के बाद इसमें 30 मेंबर हो गए हैं, जो अभी तक 30 ही चले आ रहे हैं। और एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, ये 30 के 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं, लोकसभा से। तो याद रखना 1950 में इसका गठन हुआ। ये एग्जामिन करती है बजट में जो गवर्नमेंट एस्टीमेट लगाती है उसका, साथ में गवर्नमेंट की मदद करती है एस्टीमेट कितना आएगा, ठीक है, उसमें। ठीक है, साथ में इसमें 1956 तक 25 मेंबर हुआ करते थे, 1956 के बाद इसमें 30 मेंबर है, और 30 के 30 कहां से हैं, लोकसभा से। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर थे, 22 मेंबर थे, 15 किससे थे, लोकसभा से, 7 किससे थे, राज्यसभा से। ठीक है, ओके। और यूजुअली आज की डेट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन यूजुअली कहां से होता है, ऑपोजिशन से होता है। ठीक है, चलिए, चेयरमैन जो होता है इस कमेटी का वो स्पीकर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी कौन अपॉइंट करता है, चेयरमैन, स्पीकर अपॉइंट करते हैं। तो यहां पर भी स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं उन्हीं मेंबर्स के बीच से। ठीक है, और यहां पर वो अभी भी किससे होते हैं, रूलिंग पार्टी से। याद रखना यहां पर आज भी वो बंदा किससे होता है, रूलिंग पार्टी से। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 1967 से पहले वो हमेशा रूलिंग पार्टी से होता था, लेकिन 1967 के बाद से ये परंपरा देखी गई है कि वो अपोजिशन से रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ताकि कोई भी धांधली सरकार ना कर सके। तो देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसकी चर्चा अभी हमने जस्ट पीछे की थी ना, कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जैसी भी एक कमेटी होती है। ठीक है, और यदि इस कमेटी, देखो नाम से ही पता लग रहा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसका मतलब यह हुआ जितनी भी पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे देश में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पीएसयूज 3 पार्ट में। ठीक है, हम महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। इस समय इंडिया में कितनी महारत्ना है, 11 महारत्ना है। कितनी है, 11 महारत्ना कंपनी है। आपको मुझे यह बताना है सबसे रीसेंट में 3 महारत्ना जो ऐड हुई हैं,
मतलब 9th नंबर की महारत्ना, 10th नंबर की महारत्ना और 11th नंबर की महारत्ना कंपनी कौन सी है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उनके नाम और उनका शॉर्ट फॉर्म दोनों। ठीक है, अब देखिए कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करेगी? ऑब्वियसली यार ये जो पीएसयू होते हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल ये लोग करेंगे। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। किसके रिकमेंडेशन पे? किसने रिकमेंड किया था कि ऐसी भी कोई एक कमेटी होनी चाहिए? तो कृष्ण मेनन कमेटी, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये कमेटी बनी थी। अच्छा, 1974 में जो इसकी मेंबरशिप है ना, देखो 64 पे फॉर्म हुआ, 74 तक इसकी मेंबरशिप 15 मेंबर की हुआ करती थी, लेकिन 74 के बाद से इसमें कितने मेंबर आ गए हैं? 22 मेंबर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये ठीक किसकी तरह है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरह है इसकी मेंबरशिप। 22 होंगे टोटल मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है, चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा? फिर से स्पीकर ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, और इसके ज्यादातर जो चेयरमैन होता है वो किससे होता है? लोकसभा से होता है। ठीक है, किससे होता है? ज्यादातर इसका चेयरमैन लोकसभा से होता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे इसी से रिलेटेड, क्योंकि हम बात कर ही जब रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो मैंने आपको क्या बताया था? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जामिन करती है कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और गवर्नमेंट की कितनी कमाई हो रही है, और ये भी चेक करते हैं कि कोई धांधली तो नहीं हो रही गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर खुद ग्राउंड लेवल पे जाके ये एग्जामिन नहीं कर सकते। ग्राउंड लेवल पे कौन करता है ये काम? ये काम करता है ग्राउंड लेवल पे सीएजी। कौन करता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको ये बताना है मुझे इस समय भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, और आपको मुझे ये भी बताना है कि जो भी इस समय पर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी बड़े कमेटी के मेंबर हैं क्या? और यदि हैं तो मुझे प्लीज उस कमेटी का भी नाम बताइएगा। ठीक है, तो इस समय भारत के सीएजी कौन है, और वो यदि किसी इंटरनेशनल बॉडी में, आपको पता तो लग ही गया होगा मैं बोल रहा हूं किसी इंटरनेशनल कमेटी के मेंबर या फिर हेड है या नहीं, तो आप समझ गए होंगे हैं। बस आप मुझे उस कमेटी का नाम बता दीजिए। तो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी किसको? पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी। तब ये कमेटी उसमें एग्जामिन करेगी उस रिपोर्ट को, और उस रिपोर्ट को फिर फाइनली प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में टेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो सीएजी की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 148 हमारे संविधान का कौन से पोस्ट की बात बताता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। और ये इंडिपेंडेंट काम करता है, मतलब इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। नहीं तो सोचो यार, यदि सरकार का इस पे कंट्रोल आ जाएगा तो करप्शन के मामले कैसे सामने आएंगे? ठीक है, आपने जितने भी बड़े बड़े घोटाले सुने होंगे, 2G घोटाला है ना, कोलगेट स्कैम सुना होगा आपने, वीडियोकॉन स्कैम सुना होगा आपने, सहारा स्कैम सुना होगा आपने, सत्यम कंप्यूटर सुना होगा आपने, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जितने भी स्कैम आपने सुने हैं, सारे के सारे स्कैम, चारा घोटाला, ये जितने भी स्कैम है सबको उजागर किसने किया है मेरे दोस्त? सीएजी। किसने किया है? सीएजी। अभी राफेल के ऊपर जो ऑपोजिशन पार्टी इल्जाम लगा रही थी रूलिंग पार्टी के ऊपर कि भाई सीएजी जो राफेल है उसकी खरीदारी में भी कोई घोटाला हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल भी किसने की थी? सीएजी ने की थी। किसने की थी? सीएजी ने। तो सीएजी याद रहे एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है हमारे संविधान में, इस पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये किसके हेड होते हैं? सीएजी। सीएजी, कोई भी बंदा जो सीएजी होगा इंडिया का, वो अपने आप हेड बन जाएगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, भारत का जो ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके अपने आप ये हेड बन जाते हैं। ठीक है, सीएजी कितने रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को? 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है। पहला ऑडिट रिपोर्ट होता है एप्रोप्रिएशन, मतलब जो वितरण किया जाता है ना पैसा गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, है ना, जो पैसा वितरण किया जाता है उस पैसे की ऑडिट रिपोर्ट होती है। दूसरा फाइनेंस मतलब कितना सरकार का खर्चा हो रहा है, कितना सरकार ने कमाया। और तीसरी रिपोर्ट क्या है इनकी? पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे। और प्रेसिडेंट को जब ये रिपोर्ट सौंपते हैं तो प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट ले जाकर किसको दे देते हैं? अलग अलग कमेटी को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? अलग अलग कमिटीज को। ठीक है, जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट होती है वो किसको दे दी जाएगी? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फाइनेंस की रिपोर्ट किसको दे दी जाएगी? आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। एप्रोप्रिएशन की रिपोर्ट किसको दे दी जाएगी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। तो इस तरीके से सीएजी मेन ये 3 रिपोर्ट लेकर आता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां रखते हैं? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत कर देते हैं।
क्लियर। इसके बाद क्या होता है, जब ये पार्लियामेंट में आ गया तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, इसे एग्जामिन करती है और इसकी एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग्स जो जांच में निकल कर आता है वो फिर पार्लियामेंट के आगे उसको रखती है उस फाइंडिंग्स को। ठीक है, तो एक साइकिल चलता है बेसिकली। तो सबसे पहले सीएजी इस रिपोर्ट को किसको देगा, प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहां टेबल करेंगे, बोथ हाउसेज में, दोनों हाउसेज में टेबल कर दिया जाएगा इसे। दोनों हाउसेज में टेबल करने के बाद ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। ये क्या करेगी, एग्जामिन करेगी इसको, क्या करेगी, इसको एग्जामिन करेगी। और एग्जामिन करने के बाद इनकी फाइंडिंग्स को कहां टेबल कर दिया जाएगा, फाइंडिंग्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर ये जो जांच पड़ताल में जो भी निकल कर आएगा वो पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाएगा। क्लियर है। तो जितने भी ये घोटाले होते हैं ना, इनको उजागर फाइनली कौन करता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। ठीक है, लेकिन ये पूरी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, सीएजी करती है, याद रखना। तो सीएजी आंख नाक और कान है, याद रखना। आपके टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उसकी आंख नाक और कान यदि कोई पूछे कौन है तो सीएजी है। ठीक है, गलत इस्तेमाल नहीं होने देगी आपके पैसे का। ठीक है, फिर भी घोटाले हो जाते हैं तो वो अलग बात है। ठीक है, अंदर की बातें हैं सारी। चलिए, अब जब पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में एक हल्का सा ब्रीफ ले लेते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। ठीक है, तो जब पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं इनके बारे में आखिर संविधान में दिया गया है क्या सर कि पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए? बिल्कुल दिया गया है, बिल्कुल दिया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। कहां दिया गया है, आर्टिकल नंबर 105 में। कहां दिया गया है, आर्टिकल नंबर 105 में। क्या बोला है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगी वो वहां पर क्या होनी चाहिए, फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रिविलेज पर ये कमिटीज बनाई जाएंगी। मतलब पार्लियामेंट के मेंबर्स की जब इच्छा होगी तो वो पार्लियामेंट्री कमिटीज का गठन कर सकते हैं। आर्टिकल 105 पे उनको ये अधिकार मिलता है। आर्टिकल 118 भी इसी से जुड़ा हुआ है। वो क्या कहता है, आर्टिकल 118 ये कहता है कि ऑन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब यदि आपको पार्लियामेंट की जो बैठक है उसके प्रोसीजर को और उसके पार्लियामेंट के बिजनेस को, डे टू डे बिजनेस, मतलब आज इस जगह पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने किया है ना, इस जगह पर यहां पर ये डैम बनाना है, इस जगह पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाना है, इस जगह पे सैमसंग कंपनी को प्लॉट देना है, इस जगह पे ये इंसेंटिव देना है इस स्कीम में। तो ये जो डे टू डे बिजनेस है ना, इसको स्मूथली करने के लिए पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को, इस कंडक्ट ऑफ बिजनेस को प्रॉपर्ली करने के लिए जो रूल्स बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास, वो अधिकार कहां से मिलता है, संविधान के आर्टिकल नंबर 118 से मिलता है। कहां से मिलता है, 118 से। क्लियर, याद रखना। तो पार्लियामेंट्री मेंबर्स को जब प्रिविलेजेस मिलती हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस मिलती हैं कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 105। और जो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो रूल बना सकती है प्रोसीजर को, डे टू डे बिजनेस को अच्छे से स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए, वो कहां से मिलता है रूल बनाने का अधिकार, 118 से। ठीक है, नाउ बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज दो टाइप की होती है। पहली स्टैंडिंग कमेटी, अभी जो आपने देखा था ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी। ठीक है, ये परमानेंट होता है, मतलब ये एक बार इसका गठन आपने कर दिया, इसको फिर आपको हर साल गठन करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज बनाया और कल हटा दिया, नहीं, ये परमानेंट होते हैं नेचर में, हर साल इनका गठन होता है। ठीक है, अब इनको यूजुअली कुछ पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे हमारे पास 3 फाइनेंशियल कमेटी हैं, स्टैंडिंग कमिटीज हमारे पास 3 है फाइनेंशियल, 3 है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, सॉरी 24 है हमारे पास डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक मिनिस्ट्री के अंदर 2-3 डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ ये आपका इकोनॉमी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट का जो पैसा है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट डिमांड करते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए अपनी स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे लागू करने के लिए। तो उन डिपार्टमेंट के जो पैसे की जो वो डिमांड है उसको प्रॉपरली एग्जामिन करने के लिए क्या हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। कितनी है ये नंबर में, ऑब्वियसली यार इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं तो उनके डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं, तो 24 कमिटीज हैं ऐसी। और बाकी कुछ अदर स्टैंडिंग कमिटीज जरूरत के अनुसार भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडहॉक कमेटी। तो देखो एडहॉक वर्ड आपने सुना होगा, जो टेम्परेरी है, मतलब
यदि आज जरूरत पड़ी मुझे तो मैं कमेटी बनाऊंगा और कल को वो कमेटी फिर अपना काम करने के बाद मैं हटा दूंगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एडहॉक। आपने सुना होगा एडहॉक टीचर, जिसे गेस्ट टीचर भी बोलते हैं, एडहॉक प्रोफेसर। मतलब यदि आपके कॉलेज में अचानक से किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर की शॉर्टेज हो गई तो कुछ समय के लिए, तत्काल के लिए, टेम्परेरी बेसिस पे बाहर से एक प्रोफेसर लाया जाएगा रिक्रूटमेंट करके, या फिर एक टीचर लाया जाएगा स्कूल में, उसे बोलते हैं एडहॉक। ऐसे ही एडहॉक जज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जब जरूरत पड़ी तब लेकर आए, और जब जरूरत खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, तब उन्हें वहां से टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। तो इसे सेलेक्ट कमिटीज भी बोलते हैं, मतलब स्पेशल काम के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये टेम्परेरी होते हैं नेचर में और इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है एक बार आपने जिस काम के लिए लेकर आए थे वो काम खत्म हो जाए तो। ठीक है, एडहॉक कमिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंक्वायरी कमिटी, मतलब आप किसी इंक्वायरी के लिए ला रहे हैं या फिर एडवाइस करने के लिए ला रहे हैं, कोई खास एडवाइस देने के लिए गठन किया आपने एक कमिटी, एडवाइजरी। तो देखिए भाई, डिपार्टमेंट रिलेटेड सेलेक्ट कमिटीज जो हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड सेलेक्ट कमिटीज, ये 17 सेट की गई थी 1993 में। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे? रूल्स कमेटी जो होती है ना लोकसभा की, उसकी रिकमेंडेशन पर 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड सेलेक्ट कमिटीज। क्योंकि उस समय 1993 में, क्योंकि ऐसा हुआ होगा उस समय पर कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई होगी इमरजेंसी के दौरान कि बहुत सारा काम के लिए हमें अलग अलग कमिटीज की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम परमानेंट कमिटीज जो हमारे पास स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उनके अलावा 2004 में ऐसे ही क्या देखा गया था कि 7 ऐसी और कमिटीज का गठन किया गया। ठीक है, और उनका नंबर फिर 17 थे। पहले ऐसी कितनी कमिटीज थी? 17, और अब ऐसी कितनी कमिटीज हो चुकी हैं? 24 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 24। ठीक है, तो देखिए इनसे रिलेटेड हमारे पास जो न्यूज है वो हम देख लेते हैं एक बार। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आर बीइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड। हाल के कुछ समय में देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज थी उनको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया जाने लगा है सरकार द्वारा। ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लें कि डिपार्टमेंट रिलेटेड सेलेक्ट कमिटीज या स्टैंडिंग कमिटीज क्या होती हैं। तो देखो भाई, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज जो परफॉर्म करती हैं 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कितनी फंक्शंस? 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, पहला, एग्जामिन बिल्स रेफर्ड टू देम। जो भी इनके पास बिल जाएगा उन बिल को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, क्योंकि आपको पता है यदि बिल बिना एग्जामिन किए पास हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो एक्ट बन जाएगा। और यदि वो एक्ट बन गया, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में है लोकसभा में और राज्यसभा में भी सरकार का दबदबा है, इसका मतलब किसी भी बिल को एक्ट बनाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये डर होता है कि सरकार कहीं अपनी मनमर्जी ना कर बैठे, और इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी पे खतरा आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आपको पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशंस, नेगोशिएशंस होनी जरूरी हैं। ठीक है, ऑपोजिशन का भी मत लेना जरूरी है। इसीलिए ये स्टैंडिंग कमिटीज बनाई जाती हैं ताकि कोई भी बिल एक्ट बनने से पहले इन कमिटीज के थ्रू गुजरे। ये कमिटीज क्या करेंगी? टाइम निकालकर एग्जामिन करेंगी इन बिल्स को कि इन बिल के जो अंदर प्रोविजंस हैं, इन बिल्स के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उस रिपोर्ट के बिहाफ पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी और उस डिस्कशन के बाद फाइनली ये बिल पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और दूसरा काम क्या है इन स्टैंडिंग कमिटीज का? सेलेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज एंड एग्जामिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। धरातल पे यदि कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो उस स्कीम के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स चुन लिए जाएंगे उस मिनिस्ट्री के। ठीक है, और उसको एग्जामिन किया जाएगा उसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले। यह जरूरी भी है। एग्जामिन बजटरी आउटलेज, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर, उनका जो बजट होता है उनको एलोकेट करने से पहले, उनको पैसा एलोकेट करने से पहले एग्जामिन तो करो कि आखिर जो ये एलोकेशन हो रहा है वो सच में सही है भी या नहीं। यदि कोई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये बोलता है कि हमें भाई 20 कॉलेज खोलने हैं, तो उस 20 कॉलेज को खोलने के लिए हमें इतना पैसा एलोकेट कर दीजिए, तो भैया ऐसे ही कर देंगे क्या एलोकेट? पहले पूरी जांच पड़ताल होगी। यदि कमिटी संतुष्ट हो जाती है कि हाँ एलोकेशन सही जगह पर जा रहा है, तो फिर उसे पास कर दिया जाएगा, एग्जामिन करके फाइनल रिपोर्ट दे दी जाएगी। तो आप देखिए कि कितना बड़ा रोल है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का किसी भी बिल को एक्ट बनाने में। क्योंकि एक बार बिल एक्ट बन गया तो फिर वहां पर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर गवर्नमेंट अपना काम शुरू कर देगी।
इसलिए बिल को एक्ट बनने से पहले उस पर अच्छी खासी नेगोशिएशन होनी चाहिए, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए कि बिल में कोई प्रावधान गलत तो नहीं है, किसी का कोई यहां पर हानि तो नहीं हो जाएगी उससे, ठीक है। अब देखिए, आउट ऑफ 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, अभी जो 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं उसमें से 8 वर्क अंडर राज्यसभा और 16 काम करती है। इस समय की बात है, तो याद रखिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो 24 स्टैंडिंग कमिटीज है हमारे पास, उसमें से 8 राज्यसभा के अंदर काम करती हैं और 16 लोकसभा के अंदर काम करती हैं, ठीक है। ईच कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, हर कमिटी जो बनती है, क्या संविधान में ये कमिटी बनने का लिखा गया है? तो संविधान में तो नहीं, लेकिन पार्लियामेंट के रूल नंबर 268 में लिखा गया है कि हर कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे। देखो, मेंबर्स की चर्चा रूल नंबर 268 में है, संविधान में नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना, ठीक है। तो यदि कोई पूछ ले कि बताओ संविधान के कौन से आर्टिकल में नंबर ऑफ मेंबर्स की चर्चा की गई है स्टैंडिंग कमिटीज की, तो आप बोलोगे बेवकूफ मत बनाइए, कहीं पर भी संविधान के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स की चर्चा नहीं की गई है। तो पूछेंगे तो क्या नंबर ऑफ मेंबर्स की चर्चा है ही नहीं? आप बोलोगे नहीं है। कहां है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है ना पार्लियामेंट का या लोकसभा का, उसमें चर्चा है। कितने मेंबर्स की चर्चा है? हर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में टोटल 31 मेंबर होंगे, जिसमें से 21 होंगे लोकसभा से और 10 होंगे कहां से? राज्यसभा से, ठीक है। These members are to be nominated by speaker. इनको नॉमिनेट कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर नॉमिनेट करेंगे या फिर राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, या नहीं और मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब राज्यसभा के 10 मेंबर को कौन नॉमिनेट करेंगे? राज्यसभा के चेयरमैन, और लोकसभा के 21 मेंबर को कौन नॉमिनेट करेंगे? लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट, याद रहे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में मिनिस्टर नहीं हो सकता मेंबर। मिनिस्टर कौन होते हैं? मिनिस्टर वो होते हैं जो आपके काउंसिल का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? काउंसिल का पार्ट होते हैं। आपको पता है ना कि काउंसिल जो होती है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15%, सॉरी नॉट 10%, 15%। तो आपकी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। किसमें? आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो जो भी 15% लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होंगे वो मेंबर नहीं हो सकते। किसके? इनमें से किसी भी कमेटी के, उनके अलावा और कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द कमिटी 15% होता है, याद रखना, नॉट 10%। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि ये जो मैं बोल रहा हूं आपके पास कि 15% इज द मैक्सिमम लिमिट जो बंदे मिनिस्टर बन सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, है ना। 15% किसका? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का। ये बात कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ये मेरे को बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स जो होते हैं ना इस कमेटी के, वो 1 साल से ज्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर साल ये कमेटी गठन की जाती है, इसके मेंबर्स रिवाइज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ करंट अफेयर्स का, आज का पार्ट हमारा खत्म हुआ। हम इसको अब नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए करंट अफेयर्स इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड यदि आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।